सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार इस टॉपिक में दिया क्या हुआ है। अब तक हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड कर लिया? अब तक बेसिकली हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि दो प्रकार के डेवलपमेंट के नोशन होते हैं। एक होता है नैरो नोशन ऑफ डेवलपमेंट और एक होता है ब्रॉड नोशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया है? उसके बाद हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि आज़ादी के बाद से जो एशिया और अफ्रीका की कुछ सर्टन कंट्रीज़ थी, उन्होंने वेस्ट को देखते हुए क्या किया? इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करा। अब ये जो इन सभी कंट्रीज़ ने ये जो मॉडल अडॉप्ट करा है वेस्ट को देखते हुए, इसके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं। ठीक है, हर मॉडल में कमियां हो सकती है, हर डेवलपमेंट मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ हो सकती है ना। तो इस टॉपिक में हम लोग इस मॉडल की कमियों को देखेंगे कि क्रिटिसाइजर जो है वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मॉडल को। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्रिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हैव पॉइंटेड आउट दैट द काइंड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स विच हैव बीन अडॉप्टेड इन मेनी कंट्रीज हैव प्रूव्ड वेरी कॉस्टली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या कह रहे हैं कि जो इस पर्टिकुलर मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं सिंपल सी बात कि ये जो डेवलपमेंट मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज ने अडॉप्ट करा है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ है इन लोगों के लिए। क्यों कॉस्टली हुआ है? उसके बहुत सारे कारण हैं, उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या बोली उन्होंने? फाइनेंशियल कॉस्ट के बारे में उन्होंने बताया। द फाइनेंशियल कॉस्ट हैव बीन enormous, पुटिंग many countries into long-term debts. Africa is still suffering from the enormous debt, which it ran by borrowing from the richer countries. तो क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ना, जो फाइनेंशियल बर्डन इन कंट्रीज़ को फेस करना पड़ गया है, वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज़ में से एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ के पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या करा? डेवलप्ड कंट्री से लोन लिया, और लोन लेने के बाद क्या हुआ कि वो अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने करा वो इतना ज़्यादा था ही नहीं कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट करे कि वो अपने लोन को वापस कर सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आज के टाइम में भी बहुत सारी कंट्रीज़ कर्जे में हैं। ठीक है, अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द इनॉर्मस डेप्ट। अफ्रीका आज के टाइम में भी क्या है? कर्जे में है। बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की कर्जे में है क्योंकि कर्जा उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज से लिया। तो कर्जे लेने के बाद कर्जा क्यों लिया गया था? कर्जा लिया गया था कि अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, अपने यहाँ पर जैसे वेस्ट ने करा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, अपने यहाँ पर भी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेंगे। बट ये वैसा का वैसा मॉडल जब अफ्रीका ने अपने यहाँ पर अपनाया तो उनके यहाँ पर उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई जितनी कि वेस्ट में हुई। ठीक है, तो जब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई तो उसकी वजह से वो अपना जो लोन था वो वापस नहीं चुका पाए। बहुत सारी कंट्रीज आज भी लोन नहीं चुका पाई। और क्या हुआ है इन कंट्रीज में? द गेन्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हैव नॉट बीन कमेंसुरेट एंड द पोवर्टी एंड द डिजीज कंटिन्यू टू प्लॉग द कॉन्टिनेंट। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया वहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया वहाँ पर। लोन तो लिया, सब कुछ ट्राई किया, बट आउटकम उतना ज़्यादा नहीं आया जितना कि वेस्ट में आ चुका था। और पोवर्टी वैसे की वैसी ही रही। पोवर्टी धीरे धीरे क्या हुई? बढ़ती गई। डिजीज़ेस अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस हैं जो अफ्रीका के लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट मॉडल जो वेस्ट को देखते हुए अफ्रीका में अपनाया, उसकी वजह से डेवलपमेंट एक्चुअली में अफ्रीका में नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी अफ्रीका के लोग गरीबी में रह रहे हैं। आज भी अफ्रीका के जो लोग हैं बहुत सारे डिजीज़ेस को, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और जो ब्रॉडेस्ट नोशन ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें हम क्या बात करते हैं? जिसमें हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी लोगों को मिलनी चाहिए। तो वो क्या अफ्रीका के लोगों को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये हमने पहला कॉस्ट पढ़ा, जो कॉस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट। अब हम दूसरे कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की वजह से दूसरा जो नुकसान होता है वो क्या हुआ है? वो है सोशल कॉस्ट। ठीक है, सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है कि सोसाइटी को एक बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ गया है डेवलपमेंट के नाम पर। सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की वजह से, जिसमें हम फोकस किस पर कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ पर कर रहे हैं। तो और क्या कहता है ये मॉडल, अंडरस्टैंड करते हैं। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो हैड हाई सोशल कॉस्ट। तो ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसकी वजह से क्या हुआ है? जो सोशल कॉस्ट है ना, जो सामाजिक कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहा। ठीक है, क्या कारण रहे, क्यों हाई रहा, यही अंडरस्टैंड हम करेंगे। सबसे पहली बात उन्होंने किसकी करी है? सबसे पहली बात उन्होंने करी है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड लोकेलिटीज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो क्या हुआ
हमें पता है कि डेवलपमेंट में हमने क्या करा, डेवलपमेंट में बेसिकली हम लोगों ने डैम्स बनाए। डैम्स को क्या बोला जा रहा था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से डैम्स को जाना जाता था, ठीक है। नेहरू जी इस तरीके से बोलते थे डैम्स को। और डैम्स को कंस्ट्रक्शन करा गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करी, माइनिंग एक्टिविटीज़ करी, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों, इन सभी चीज़ों के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। और ज़मीन में जब हम ज़मीन लेते हैं तो सपोज़ अगर हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बनानी है तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ वहाँ बनाएंगे जहाँ रिसोर्सेस मिलते होंगे, जहाँ कोयला मिलता होगा, जहाँ बॉक्साइट मिलता होगा, है ना। तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है फॉरेस्ट एरियाज़ में, ठीक है। कोल कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट एरियाज़ में मिलता है। तो वहाँ पर कौन रहता है, वहाँ पर रहते हैं ट्राइबल्स। तो क्या हुआ, जब हमें इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ी या हमें जब डैम्स बनाने पड़े, तो डैम्स कहाँ पर रहते हैं, डैम्स कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, रिवर्स के आसपास। तो रिवर्स के आसपास भी क्या है, जंगल है, वहाँ पर भी कौन रह रहा है, ट्राइबल्स रह रहे हैं, कुछ फार्मर्स रह रहे हैं। तो इन सभी एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये एक्टिविटीज़ करी गई, वहाँ वहाँ पर रहने वाले सभी प्रकार के लोगों को अपनी लैंड छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा। उसी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इंक्रीज इम्पोवरिशमेंट। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि घर वगैरह छोड़ करके कहीं और चले गए, नहीं, सारी की सारी ज़मीन तो छोड़नी ही पड़ी आपको वहाँ से। साथ ही साथ आप ज़मीन पर रहते थे, वहाँ पर जंगल पर आप डिपेंड करते थे, जैसे ट्राइबल्स जंगल पर डिपेंड करते थे। तो जंगल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ करता था, ठीक है। जंगल से सारी चीज़ें कलेक्ट किया करते थे ट्राइबल्स और उसको बेचा करते थे, उससे पैसे लेकर आया करते थे, अपना जीवन ऐसे चलाते थे। बट जब जंगल ही छूट गया तो उनका लाइवलीहुड भी चला गया, ठीक है। जब फार्मर्स की ज़मीन ही चली गई, क्योंकि वो वहाँ पर डैम्स बन रहा है, तो जब फार्मर्स की ज़मीन ही चली गई तो खेती किस पर करेंगे, ठीक है, खेती नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लाइवलीहुड चला गया ना, जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिससे वो अपनी अर्निंग कर रहे थे, सारी चीज़ें चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से लाइवलीहुड का लॉस हो जा रहा है और इम्पोवरिशमेंट आ रही है। जब लाइवलीहुड ही चला गया तो पोवर्टी आती चलेगी, आती चलेगी, और ज़्यादा लोग गरीब होते चले गए, ठीक है। If rural agricultural communities are displaced from their traditional occupations and regions, they end up at the margins of society, swelling the large number of urban and rural poor. तो क्या कह रहा है कि जब रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ है, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ वो खेती पर डिपेंड करती है ना, अगर उनको हम वहाँ से निकाल देंगे तो जो उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जो वो खेती किया करते थे या सपोज़ कुछ और वहाँ पर काम किया करते थे, अपना छोटा मोटा घर में रह कर के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का काम किया करते थे, ठीक है, हाथ से कुछ बना लिया, इस तरीके से कर लिया और फिर वो बेचा करते थे। ये सारा चीज़ था जिससे उनका जीवन चल रहा था, ज़मीन से और कुछ छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह से। तो जब वो लैंड ही चली गई उनकी, ज़मीन ही चली गई, तो खेती कहाँ पर करेंगे, खेती ही ख़त्म हो गई। और क्या हुआ, इसकी वजह से सारी ज़मीन छोड़ करके कहाँ चले गए वो लोग, शहरों में चले गए। शहरों में चले गए तो क्या शहरों में कोई उनको जॉब देगा, क्या शहरों में उनके पास वो सारे रिसोर्सेस होंगे कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करें, नहीं है संभव, ठीक है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो लैंड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, और जब वो लैंड ही छिन जाती है तो उसकी वजह से पूरी की पूरी जो लाइवलीहुड है उनकी वो छिन जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, पोवर्टी फेस करनी पड़ती है लोगों को, ठीक है, समझ गए। तो ये है इसका मीनिंग। और यही हम देख रहे हैं कि जब डेवलपमेंट हो रही है, एक तरफ तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से जिसकी ज़मीन छूट रही है, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो दलित हो, या फिर चाहे वो फार्मर हो, वो क्या हो रहा है, उसका तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल स्किल्स एक्वायर्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड मे बी लॉस्ट। देर इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ कल्चर बिकॉज वेन पीपल आर रिलोकेटेड दे मे लूज अ होल वे ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो कभी कभी क्या होता है, जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती है, ट्रेडिशनल स्किल्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई मूर्ति कला है, मूर्ति बनाने की कला है, जनरेशन से जनरेशन्स लोग करते हुए आए हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है। जब वो कम्युनिटी की लैंड छीन जाएगी, कम्युनिटी को बोला जाएगा कि तुम कहीं और चले जाओ, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो उनकी कला है, जो वो किया करते थे, उसका भी एक लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पर, ट्रेडिशनल स्किल्स एक्वायर्ड अंडर एक्सटेंडेड पीरियड में भी लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि वो स्किल्स भी छीनी जा सकती है, वो स्किल्स भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी को बोल दिया जाएगा कि आप कहीं और चले जाओ, ठीक है। तो कुछ लोग कहीं चले जाएंगे, कुछ लोग कहीं और चले जाएंगे, धीरे धीरे वो स्किल्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन्स में, ठीक है। दूसरी चीज़, लॉस ऑफ कल्चर। लॉस ऑफ कल्चर किसका है, स्पेसिफिकली ट्राइबल्स का है, क्योंकि ट्राइबल्स का जो कल्चर है ना, वो उनके जंगल और उनकी ज़मीन उनसे जुड़ा हुआ है। अगर आप उनको वहाँ से निकाल दोगे तो उनका कल्चर भी खतरे में आ जाएगा,
क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों को वर्शिप करते हैं, उन्हीं के आसपास उनके फेस्टिवल्स होते हैं। जब जंगल ही चला गया, ज़मीन ही चलेगी, तो उनका कल्चर कहाँ बचा फिर? ठीक है, ये भी एक सोशल कॉस्ट है। तो समझ रहे हो, ये सारी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो किस तरीके से डेवलपमेंट कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ सर्टन सेक्शंस को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, उनका लाइवलीहुड छीना जा रहा है, उनकी लैंड छीनी जा रही है, उनका ट्रेडिशनल स्किल्स भी एक तरीके से खतरे में आ रहा है, और साथ ही साथ उनका लॉस ऑफ कल्चर भी हो रहा है। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ सोशल कॉस्ट में आती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, अब इतना ज़्यादा लॉस अगर हो रहा है, किसी एक सर्टेन सेक्शन का ज़मीन चला जा रहा है, उनका कल्चर ख़त्म हो रहा है, तो क्या लोग ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? लड़ेंगे नहीं क्या अपने हक के लिए कि ये तो हमारा हक है, हमारी ज़मीन है, कैसे ले रहे हो तुम लोग? ठीक है, कैसे बोल रहे हो कि आप कहीं और जा कर के रहने लगो? हम तो नहीं रहेंगे, हम तो अपना कल्चर का प्रोटेक्शन करेंगे यहीं पर रहकर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना? ऐसा किया भी काफ़ी सारे लोगों ने। तो उसी का एक एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर। देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या दिया हुआ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था रिवर नर्मदा के ऊपर। ठीक है, तो जब इसकी बात हो गई कि हम लोग इस तरीके से डैम बनाने जा रहे हैं, तो फिर जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली थी। ठीक है, इसीलिए लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना चालू करा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बुक में, और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक बार पढ़ते हैं कि आखिरकार बुक में क्या दिया हुआ है। The supporters of the big dam claim that it will generate electricity, help irrigate large areas of land, and also provide the drinking water to the desert areas of Kutch and Saurashtra. जो इस डैम को सपोर्ट किया करते थे, वो कहते थे कि देखो, डैम बन जाएगा ना, तो क्या होगा, सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, और सभी लोगों को एक तरीके से पानी मिल जाएगा कि वो अपने आसपास की जो लैंड है उसको इरिगेट कर सके, खेतों में पानी आने लगेगा, और उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। कच्छ के इलाकों में, सौराष्ट्र के इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी होती है, अब वहाँ पर पानी भी आने लगेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स गिनाए जा रहे थे जो सपोर्ट कर रहे थे डैम के कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये पॉजिटिव बेनिफिट्स थे। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ें थी। तो कुछ सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मतलब बेनिफिट हो रहे थे डैम के कंस्ट्रक्शन से, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल बेनिफिट ही होता है किसी चीज़ का, नुकसान भी हो रहा था। तो नुकसान क्या हो रहा था, और नुकसान होने की वजह से कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे थे। तो वो क्या बोल रहे थे, देखते हैं। Opponents of the dam disputes these claims. They claim that almost 1 million people have been displaced. They have lost their land through submergence or construction and consequently lost their livelihood. जो डैम को अपोज कर रहे थे वो ये कह रहे थे, देखो भाई, ये जो तुम डैम बनाने जा रहे हो ना, उसकी वजह से 1 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ गया है। उस डैम की वजह से कितने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, उस डैम की वजह से 1 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो गए हैं। उनको अपनी ज़मीन छोड़कर जानी पड़ी। क्यों? क्योंकि सबमर्जेंस हो गया। उनकी ज़मीन क्या होगी, उनकी ज़मीन पानी के नीचे एक तरीके से डूब चुकी है, और लाइवलीहुड जो है उनका, वो उनका छिन चुका है। क्योंकि वहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस किया करते थे, कोई हाथ का काम किया करता था कुछ, ठीक है, कोई खिलौने बनाया करता था, कुछ और किस इस तरीके से किया करता था उस आसपास, उस एरिया के आसपास रहकर। अब तो ज़मीन ही चली गई, तो सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका लाइवलीहुड चला गया उन लोगों का। तो इस तरीके से अपोनेंट्स बात करते हैं। और ज़्यादातर लोग जिनका लाइवलीहुड लॉस हुआ, जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो ज़्यादातर लोग कौन थे, कौन थे वो लोग ज़्यादातर? वो ज़्यादातर लोग थे ट्राइबल्स और दलित कम्युनिटीज़। ठीक है, और ट्राइबल्स और दलित कम्युनिटीज़ कौन है? ट्राइबल्स और दलित कम्युनिटीज़ इंडिया में मोस्ट अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में से आती है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो नर्मदा के ऊपर जो डैम बना, सरदार सरोवर जो डैम बना, उसकी वजह से कितने सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो छिन गया। इसीलिए क्या किया लोगों ने, जब उनको लग भी रहा था कि अच्छा ऐसा होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसीलिए चालू किया गया कि इतने ज़्यादा बड़े खतरे हैं। ठीक है, और प्रोटेस्ट किया, लेकिन प्रोटेस्ट के बावजूद भी ये जो डैम था वो बनाया गया। ठीक है, ये डैम तब भी बनाया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट चला गया, चालू रहा। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी स्ट्रगल चालू रही, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया। फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड क्या होता है, फाइनली ये डिसाइड होता है कि देखो, डैम अगर बनाएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा। क्या इंश्योर करना पड़ेगा? कि जो लोग हैं जिनकी लैंड चली गई, उनको रिहैबिलिटेट करोगे। पहली बात, रिहैबिलिटेट करोगे तो उनको नई ज़मीन दोगे, और ज़मीन के साथ साथ में उनको एक लाइवलीहुड का ऑप्शन भी दोगे। कम से कम
कहीं वो इनकम लेकर आ सके, कहीं से वो इनकम जनरेट कर सके, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आप उन लोगों के लिए क्रिएट करोगे, ठीक है? और जिन लोगों की लैंड गई है उनको कंपनसेशन भी दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बात हुई, ठीक है? और आज भी बहुत सारे लोग इस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जनरेशन, एक तरीके से अवेयरनेस को जनरेट करते चल रहे हैं, ठीक है? अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं कि कैसे नर्मदा के लोग, नर्मदा से जो अफेक्टेड लोग थे, उनकी लाइवलीहुड कैसे किस तरीके से लॉस हुई और ये चीज़ें क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है, उसके बारे में वो सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर एक सर्टन सेक्शंस को बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन बाकी सभी सेक्शंस को नुकसान भी हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से भी आज के टाइम में भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से वहाँ पर लोगों के साथ एक तरीके से उनका जो लाइवलीहुड था वो लॉस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करी, यहाँ पर हम लोगों ने एक मोटा मोटा आइडिया अंडरस्टैंड करा सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइवलीहुड का और साथ ही साथ में जो उनका कल्चर है वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म, एक तरीके से खतरे में आ जाती है बिकॉज ऑफ एक सर्टन नोशन ऑफ डेवलपमेंट जिसमें हम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर के चलते हैं, ठीक है? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और ये तो हमने फर्स्ट टॉपिक ही कवर करा है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? तब तक सभी लोगों को नमस्कार।